अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक। वो वक्त आ गया है जब आपका जो है इंतज़ार था जिसका। अब माशाल्लाह सीए फाइनल के आप स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, क्योंकि सर अलग ही जर्नी है, अलग ही बॉल गेम होगा। सही है, सही है। तो आ जाए हसन, आप इसको जब तक पोर्टल सेट करें हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, ठीक है। ओहो अबरार, कैसा है, खुश है। तो चलें सर, इब्तिदा करेंगे हम। और आज की क्लास में जब तक हसन शुरू करेगा तो मैं आपको आज की क्लास का एजेंडा बना दूं। छोटा सा एजेंडा ये क्लास इंशाल्लाह हम पौने घंटे तक में मैक्सिमम ख़त्म भी कर देंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। पौने घंटे की क्लास में हम बात करेंगे कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहले तो फर्म के हवाले से कि जिसका फर्म में हो गया है तो फर्म की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फर्म जो है आपका गुजर जाएगी, क्या होगा जिसका फर्म में नहीं हुआ तो उसको क्या आप सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम मेरा बच्चा बात करेंगे फर्म अगर छोटी है तो क्या आपके पास वे आउट है। फिर हम बात करेंगे पेपर सिलेक्शन, पेपर कॉम्बिनेशन के हवाले से। और फिर हम बात करेंगे एफएफआर के हवाले से कि एफएफआर को कैसे लेकर के चलना है, क्या है। मैं आपको एफएफआर जो है उसका पूरा एक ओवरव्यू कर लेकर के जाऊंगा कि भैया क्या, कैसे, क्यों, किस तरीके से आपको करना है, कोर्स कब तक ख़त्म करना है, क्या करना है। तो चलें सर, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बात करते हुए कि यार फर्म लाइफ की जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है, इसको हम कहते हैं सीए फर्म। तो फर्म्स लाइफ, तो सर एक फर्म की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, क्या होता है, किस हवाले से होता है, इसके ऊपर क्विकली मैं बात करूंगा। सही है सर। सबसे पहले तो सर याद रखें, जिनका फर्म्स में हो गया बहुत बहुत मुबारक हो, जिनका नहीं हुआ घबराएं नहीं, इंशाल्लाह चंद ही अरसे में हो जाएगा। फर्म में एक बात याद रखिएगा, 3.5 साल तुम्हारी लर्निंग है। जितना सीखोगे उतना आगे जो है काम आएगा। तो याद रखना 3.5 साल अगर तुमने एक दफ़ा, हम जो ये 3.5 साल मेहनत करते हैं ना, इसकी बेस पर पूरी प्रोफेशनल ज़िंदगी हम गुजारते हैं। सही है। तो ये 3.5 साल में अपने आप को जितना चीता बना सकते हो बना दो। जितनी लर्निंग यहाँ पर होगी उतनी लर्निंग फिर इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है कि हो। सही है। तो फर्म के बारे में एक चीज़ तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि भैया हम क्या करें, कब, कैसे। सही है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अपने तमाम तर प्यारे प्यारे बच्चों को ये कहता हूँ कि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सीन है वो ये है कि फर्म कितनी मैटर करती है, बिग फोर का नाम कितना बड़ा है, क्या है, किस हिसाब से। अच्छा, फर्म से लाइफ से एक और बात मैं भूल गया बताना, वो ये थी कि फर्म में शुरू के 1.5 साल फर्म के ट्रेनी बन के रहना और आखिरी के 2 साल क्लाइंट के दोस्त बन के रहना। क्या मतलब है सर? शुरू के 1.5 साल में फर्म में तुम्हें अपनी रेपुटेशन बनानी है, नाम बनाना है, लोगों को लगे कि यार इस बच्चे बच्ची को काम बहुत अच्छा आता है। सही है सर। और बाकी के आखिरी के जो 2 साल हैं, देखो फर्म में अब तुमने रेपुटेशन बना दी, फर्म को पता है कि तुम्हें आखिरी के 2 साल में तुम्हें जॉब सिक्योर करनी है, तो क्लाइंट पे जा करके क्लाइंट को तेज़ी बतानी है। अब क्लाइंट को तेज़ी बताने का तरीका क्या होता है सर? वो गलतियाँ निकालनी है क्लाइंट की जो उसने सोचा था कि वो नहीं निकाल पाओगे तुम। क्लाइंट को बताओ कि आई एम स्मार्ट इनफ। उससे क्या होगा, क्लाइंट समझ जाएगा कि यार ये इतना अच्छा पुलिस वाला है तो ये चोर भी अच्छा बनेगा। क्या मतलब सर? मतलब कि इतना अच्छा ऑडिटर है तो ये फाइनेंस मैनेजर भी अच्छा बनेगा। कल इसको पता है कि कैसे गलती होती है, इसको कैसे पकड़ना है, तो जब ये फाइनेंस मैनेजर बनेगा तो ऑडिट कराते हुए ऑडिटर को घुमा देगा। सही है। इसको पता है ऑडिटर कैसे सोचता है। तो सर उससे होगा ये कि जब तुम 2 साल बाद आर्टिकल्स तुम्हारी ख़त्म हो रही होगी ना और तुम्हें पाकिस्तान में ही रुकना है, तो क्लाइंट हो सकता है तुम्हें जॉब ऑफर कर दे। और अगर पाकिस्तान में नहीं भी रुकना तो भाई क्या बुराई है, ऑप्शन तो तुम्हारे पास होना। तो 1.5 साल फर्म में रेपुटेशन बढ़ाओ, फर्म में लोग बोले यार बहुत तेज़ लड़का लड़की है, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं करता है, ये बहुत ही जो है दिल जोई से काम करता है। फर्म में तुम्हारा एक दफ़ा नाम बन गया तो इसके बाद यकीन मानो क्लाइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, जल्दी जाना आना ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये फर्म की लाइफ थी। घबराना नहीं है, लेट सीटिंग होंगी, कुछ भी होंगी, टेंशन नहीं लेना, ये वक्त गुजर जाएगा, है ना। किसी से पूछा कोई ऐसी बात बताओ कि जब मैं खुशी में हूँ तो गमगीन हो जाऊँ और गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ। बोला बस ये याद रखना कि जो भी वक्त है गुजर जाएगा।
तो फर्म का वक्त गुजर जाएगा, बहुत अच्छा वक्त होता है, बदनाम किया हुआ है, अच्छा होता है। फिर आगे आते हैं सर, अगर फर्म बड़ी नहीं मिली तो क्या होगा? छोटी फर्म मिली तो देखो, पहले तो जो जिनको बड़ी फर्म मिल गई ना, उनके ऊपर तो भाई फ़र्ज़ है कि वो जल्दी क्वालिफाई कर लें और डिग्री बीकॉम के साथ में ज़रूर कर लें, क्योंकि अब बाहर जब तक आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, अभी तक सऊदीया नहीं मांग रहा है बीकॉम, आगे जाके वो भी मांगेगा। और बीकॉम की डिग्री के लिए या तो एडीसी वाला रूट लें या तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लें, ये आपके ऊपर है, डिफरेंट है। अल्लामा इकबाल ओपन भी कराती है, डिफरेंट आपके पास रूट्स अवेलेबल हैं। आईकेप ने जो रखा हुआ था किसी ज़माने में मलेशिया यूनिवर्सिटी वगैरह, उस पर नहीं करना, उसको एचईसी ने नहीं माना है, लेकिन वो करें, टाइमली क्वालिफाई हों। अब आता हूँ, और आपको एक बात जो बड़ी फर्म वाले हैं उसको याद रखें कि आपको कोशिश करें, आप बड़े बड़े क्लाइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप छोटे क्लाइंट्स भी करें। छोटे क्लाइंट से क्या फ़ायदा होता है सर? अब मैं आऊँगा, मिक्स करूँगा बड़ी फर्म और छोटी फर्म को। छोटे क्लाइंट से कॉन्फिडेंस आता है अपना काम करने का। देखिए, मैं जब फर्म में था ना आर्टिकलशिप, मेरी अभी माशाल्लाह एक फर्म है, मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ। आप यकीन माने मैं जब था, सही है, अनस खालिद ने एक स्क्रीन खोलिए, चले आ जाए। तो हमने कहा सर, जब मैं एक फर्म का जो है पार्टनर हूँ अभी माशाल्लाह, यकीन माने मैं बड़ी फर्म को सिर्फ दिमाग में रखता, मैं कभी भी अपने प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाता। उसके पीछे वजह यही होती है कि सर बड़ी फर्म के आपको बहुत कम लोग प्रैक्टिस में आते हुए मिलेंगे आज के दौर में। उसके पीछे वजह यही है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमने बड़े बड़े क्लाइंट किए हैं, यूनिलीवर, जीएस के, हमें लगता है ये थोड़ी हमें ऑडिट देंगे, ये थोड़ी हमें काम देंगे तो हम आएंगे। छोटी फर्म में फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, बड़ी फर्म के पास भी छोटे मोटे क्लाइंट होते हैं। फर्ग्यूसन सेक्शन बी कराची के पास एक क्लाइंट होता था, बहुत ही चिल्लर था, टेक्सटाइल इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, TEP। सर उसकी मटीरियलिटी थी 45,000 रुपये की, सही है, तो 45,000 की मटीरियलिटी वाला क्लाइंट था। उसको करके मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि यार ऐसे क्लाइंट भी मौजूद हैं। लेकिन छोटी फर्म में ऐसे क्लाइंट्स भरे पड़े होते हैं, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि कल को मैं भी इंशाल्लाह ये कर सकता हूँ। तो सर छोटी फर्म वाला, अब तुम पे आता हूँ, तुम्हें देखो घबराना नहीं है। तुम्हारे पास बेनिफिट क्या है? तुम्हारे पास बेनिफिट ये है कि मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बड़ी फर्म वाला स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनता है एक फील्ड में, सही है, उसको 6 महीने साल तक सिर्फ वाउचिंग करवाई जाती है, फिक्स एसेट पे उस पे काम, एक्सपेंसेस पे काम कराया जाता है। छोटी फर्म्स के अंदर क्योंकि सर काम क्लाइंट छोटे छोटे होते हैं, तो आप जो है 1-1.5 साल में अकाउंट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हैं एक्सटर्नल ऑडिट का, और आप जा रहे होते हैं अच्छे एक जर्नल फिजिशियन की तरफ, सही है। तो वो स्पेशलाइज है बिग 4 बिग 6 वाला, और आप हैं एक जर्नल फिजिशियन बन रहे हैं। अब तो आप दूसरा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ज़्यादातर आजकल जो बच्चे फर्म खोलते हैं वो छोटी फर्म वाले होते हैं, याद रखिएगा, टॉप 6 के अलावा। फिर आपके ऊपर डबल फर्ज है, डबल रिस्पॉन्स, आप टाइमली क्वालिफाई हो जाए। आप में से जितने भी बच्चे छोटी फर्म के हैं, वो अगर अपने 3.5 साल के अंदर क्वालिफाई हो जाए ना, मुझे अपनी CV दें, मैं टॉप 6 में आपको 1 साल की जॉब करवाऊंगा, और आपके लिए बाहर के रास्ते वैसे ही ओपन हो जाएंगे जैसे एक टॉप 6 से क्वालिफाइड बंदे के। आप ये समझें कि अगर आप छोटी फर्म में चले जाते हैं तो आपको 1 साल, अगर आप टाइमली क्वालिफाई हो गए तो और लगाना है। और आप बिल्कुल, क्योंकि सर हम पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं ना सर, तो आप यकीन माने पाकिस्तान से बाहर सिर्फ 1 साल का एक्सटर्नल ऑडिट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सही है, बिग फर्म का। बाकी भले आपके पास छोटी फर्म का, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं जॉब लगा करके दूंगा। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं छोटी फर्म में थे और मोचाला गंगट इधर उधर, माशाल्लाह उन्होंने क्वालिफाई किया। अभी उनकी आर्टिकल्स ख़त्म नहीं हुई थी, BDO GT उनके पास खड़े हुए थे कि भैया बेटा तुम जैसे आर्टिकल्स ख़त्म हो हमें ज्वाइन कर लो। उसको छोड़ो, मेरी फर्म जाहिद जमीलियन को कैटेगरी B, मेरे पास एक बच्चा है सर, वो बच्चा कैटेगरी B की फर्म है, उसके अभी 5 पेपर लेते हैं क्वालिफिकेशन में, उसके आर्टिकल्स अभी खत्म हो रही है, और उसको बिग 6 ने तो नहीं, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत कोशिश करता तो शायद बिग 6 BDO भी कर देता। उसको क्रो ने ऑफर कर दी हुई है कि बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, आर्टिकल्स खत्म हो। एक और मेरा स्टूडेंट कैटेगरी A की फर्म है नवीस जफर, उससे उसकी आर्टिकल्स खत्म हुई है, उसको BDO ने ऑफर कर दी कि बेटा तुम आके हमें सुपरवाइजर के तौर पे ज्वाइन कर लो। तो सर याद रखें, एक बात मैं आपको सपना दिखा रहा हूँ यार, लेकिन सपना सच होगा। फाइनेंस फील्ड की आगे जाकर के वर्थ जो बढ़ने वाली नहीं, आपकी सोच है। क्यों? अब वजह सुनना सर। सबसे पहली वजह है BPO, जो ये BPO फर्म्स खुल चुकी हैं।
सर इन फर्म्स को बच्चे चाहिए रात के टाइम में काम करने के, जो 6 से 3 तक में काम कर सकें, यूएस का काम, कनाडा का काम, सही है। तो बीपीओस को चाहिए बच्चे तेज फाइनेंस के, और आर्टिकलशिप से तेज बच्चा कौन हो सकता है? तो बीपीओ सर छोड़ नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं मेरे बच्चे, ये सारे बीपीओस में जा रहे हैं, सही है। जो रैपिड थी पहले, अब रैपिड में भी जाते हैं, रैपिड के अलावा बीपीओ में भी जा रहे हैं, बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर फाइनेंस के ना बच्चे को, अभी सीए के बच्चे को, बड़ी फर्म का हो छोटी फर्म का हो, आर्टिकल्स के बाद जॉब मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। हो सकता है छोटे शहर में हो तो बड़े शहर में आना लगे, लेकिन जॉब की गारंटी मैं आपको आज देता हूँ, तो ये बात याद रखें। लेकिन अगर आप छोटी फर्म के टाइमली आप क्वालिफाई हो गए तो आपके पास अपनी फर्म खोलने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको सिर्फ 1 साल लगाना है बिग 6 में, और आप यकीन माने मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बाहर इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी, आप बराबर होंगे। लेकिन बिग 6 में 1 साल लगाना है आपको, ये ज़रूरी है। लेकिन बिग 6 किसको प्रेफर करती है ज़्यादातर? क्वालिफाइड बच्चे को, सही है। 1, 2, 3 पेपर लेते हैं उसको भी कर लेते हैं, लेकिन क्वालिफाइड को तो हाथ चूम के लेती है बिग 6 अगर क्वालिफाइड, क्योंकि उसको पता होता है हमारा क्वालिफाइड बच्चा हमारे पास 1-1.5 साल नहीं रुकेगा, भाग जाएगा। लेकिन ये कहीं और का बच्चा अगर आया है, जाहिद जमील का बच्चा क्वालिफाइड आया है, तो ये हमारे पास 1 साल रुकेगा नाम की खातिर। हारून जकरिया का बच्चा आया है, ये हमारे पास 1 साल रुकेगा। तो ये मैंने आपको एक जुगाड़ बता दिया है कि छोटी फर्म में जाने से घबराई नहीं, जाएं, टाइमली क्वालिफाई हों आगे। और छोटी फर्म में याद रखें, काम का प्रेशर भी इस लेवल का नहीं होता, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, ये भी एक बेनिफिट है। तो दिल छोटा ना करें छोटी फर्म वाले, सही है। छोटी फर्म में कैटेगरी बिग 6 के अलावा सबको यहाँ पे कह रहा हूँ। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? सही है सर। फर्म्स लाइफ डिस्कस कर ली हमने दूसरी चीज़ जो सर यहाँ पर डिस्कस की वो डिस्कस कर ली कि अगर फर्म छोटी है तो क्या करना है, कि सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहां तक किसी का सवाल है फर्म के हवाले से तो पूछ सकता है। एक बता सर, सबको आखिर कब्र में जाना है। जी बेटा, ये तो वही बात कर ली। मेरा एक दोस्त था, मैं सीए कर रहा था, वो एसीसीए कर रहा था, सही है। अब हम एसीसीए कर रहे हैं। एक दिन मुझे बोलता है यार सबको छोड़, एक बात मुझे बता, तेरा सीए का रिजल्ट आया, मेरे एसीसीए का रिजल्ट आया, आज रिजल्ट आया, अगले दिन हम मर गए, क्या फ़ायदा हुआ? हाँ देखिए यार, ये तो बात सही है, लेकिन हम तो जीते उम्मीदों के सारे, है ना। आज माशाल्लाह वो सऊदीया में, खैर सही है। तो उसने ये बात कही, सही है, ज़िंदगी में है मज़ा या मिल जैसा है, कैटेगरी सी मिले तो बिल्कुल जाना चाहिए। कोई और सवाल किसी का फर्म के हवाले से नहीं है? पक्का। चलें अब हम बढ़ते हैं सर आगे, पेपर कॉम्बिनेशन। आज की क्लास के दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, पेपर कॉम्बिनेशन। सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बच्चा इसमें भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊंगा कुछ बातें, सही है। वो जो कोर्सेज हैं, हैंड ऑन कोर्सेज हैं ना, वो कब करने चाहिए, क्या करने चाहिए। सबसे पहले सर हम लिख लेते हैं ना कि भाई पेपर, कौन सा पेपर। एक बच्चे का सवाल है, सर कोई काउंसिल मेंबर अपने बच्चे का करवाएगा छोटी फर्म में। बेटा मैं नाम नहीं लूँगा अभी उनका, लेकिन काउंसिल मेंबर हैं जिनके बच्चे छोटी फर्म में हैं, सही है। कुछ काउंसिल मेंबर हैं जिनके बच्चे छोटी फर्म में हैं, सही है। ये मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो सवाल है ना कोई काउंसिल मेंबर कराएगा ये। और सर मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहीं से बात आई है सर, कराची में अभी भी इंडक्शंस के मसाइल ऐसे है कि हमें जाहिद जमील को जो है ना बच्चा मिल रहा है, लेकिन उस आसानी से नहीं मिल रहा है। हारून जकरिया को उस आसानी से नहीं मिल रहा, क्रिस्टन हैदर को उस आसानी से नहीं मिल रहा। कराची में अभी भी बच्चा बिग 6 में निकल रहा है, कैटेगरी ए में निकल रहा है। सर ये लाहौर पंजाब के जो बच्चे हैं ना, इनके वहाँ पर बच्चा, मैंने कहा ना 1750 में से अगर 300 बच्चा सिंध का है और बलोचिस्तान का है और 1450 पंजाब का है, तो सर कुछ भी कर ले दुनिया, कुछ भी कर ले हुकूमतें, कुछ भी कर लें यार, कराची को आप फाइनेंशियल हब आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर वही बात पंजाब के बच्चे का, कल भी मुझे एक मैसेज आया था तो उसके लिए भी बता दूँ, सही है। पंजाब के जो बच्चे हैं वो हाथ उठाते जाएं, सही है। सर कराची के बारे में मशहूर हुआ है कि कराची में पबजी खेली जा रही है सड़कों पे, ऐसा नहीं है। बाकर कितने मोबाइल छीने आज तक? एक। ये लौंडा जो है अहमद, सर ये 2 बच्चों से मैंने पूछा, ये माशाल्लाह जो है ज़िंदगी की कम से कम कह रहा हूँ बाकर, कम से कम ये अपने 20 साल 21 साल गुजार चुके हैं रोडों पे घूमते हुए। कम से कम इनको 7-6 साल हो चुके हैं अम्मा अब्बा से हट के। इनका एक मोबाइल छीना है। कितना है सर? एक मोबाइल छीना है। सर मेरा भी ज़िंदगी में, मैं 2000 मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई है 2010 के एंड में, अब तब से लेकर अब तक
2 मोबाइल जेब से ज़रूर निकले, छीना एक है, वो भी आर्टिकलशिप के दौरान। तो सर 13-14 साल में एक मोबाइल, 6 साल में एक मोबाइल, सर इतना तो बनता है। सही है सर। तो जो है, तो सर आप देखें बच्चे मोबाइल तो लाहौर में, अब सर ये सब चीज़ें निकल, तो मैं बता तो इतना नहीं रहा करें भाई, आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझे ना आपकी, कि कराची में आप यार अब चल सर, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस बड़ा अलग है। अब सर यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द बड़े क्लाइंट है। दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम कराची के लोग हैं ना, मैं आपको बताऊँ कराची में एक बात बहुत बुरी भी है, वो ये है कि भाई यहाँ पर ना लोगों के अंदर तमीज़ नहीं है, तमीज़ काम की, मतलब ये बैठे रहते हैं। मैंने पंजाब देखा है, पंजाब में ना एक मगरिब के बाद लोग पैक कर देते हैं, थर्ड हाफ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम है। कराची के अंदर यार हर फम में मगरिब के बाद एक माहौल बना हुआ है कि काम करना है। सही है, सुबह में तफरियाँ करेंगे, जोहर के बाद लंच वंच करके 3:30-3 बजे बैठेंगे काम करने, और फिर ये मगरिब इशा ये वो। अबे मेरे पार्टनर से अक्सर मुझे कहते थे मेरे पार्टनर कि बेटा इशा के बाद आके मैं रिव्यू करता हूँ, फर्ग्यूसन के पार्टनर। मैं कहता था अल्लाह को माना, बल्कि मुझे कहते तू भी मेरे साथ इशा के ले आ। तो चुंदरीगढ़ रोड से हम वो सिटी स्टेशन की मस्जिद में मुझे नमाज के लिए लेके जाते थे, और फिर हम लोग जो है आकर के मैं उनको 11 बजे तक रिव्यू करवाता था, फिर वो चले जाते थे, मैं 12 बजे फम से लेते। एक अजीब माहौल है भाई। लेकिन फिर वही बात, पंजाब के बच्चों कराची हिजरत करने से घबराओ नहीं। सही है, एक आध मोबाइल छीनेगा 3-3.5 साल, लेकिन यकीन मानो जिस बच्चे ने, मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने 3-3.5 साल कराची में आर्टिकल्स कर लिए ना, फिर वो बोलेगा मैं बाकी जॉब या तो पाकिस्तान से बाहर करूँगा या तो कराची में करूँगा, और यहाँ के माहौल में ऐसा ढलेगा। ठीक है, अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। तो सर अब तक हम नई बातें की, अब मैं आता हूँ पेपर कॉम्बिनेशन। पेपर कॉम्बिनेशन से पहले मैं शुरू कर देता हूँ। पहला पर्चा आपका होगा जो मंडे आएगा, वो होगा FAFR। दूसरा पर्चा जो आपका होगा ट्यूसडे होगा, वो होगा BFD। तीसरा पर्चा वेडनेसडे को ऑडिट। चौथा पर्चा थर्सडे को लॉ। फिर फ्राइडे को SPM और सैटरडे को टैक्स। अच्छा आप सुनिएगा, पिछली अटेम्प्ट से पहले होता ये था, जब तक कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं हुए थे, तो सर अब 3 पेपर, ये शुरू के 3 पेपर अभी भी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। सही है सर, आपके अभी तक नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और कुछ मुसद्दका इतलात है मेरे पास, अल्लाह करे वो सही हो। सही है, ये आपको पेपर जो देने हैं ये आपको मैनुअली ही देने हैं, आप समझे, मतलब नॉट कंप्यूटर बेस्ड। अगले अटेम्प्ट में भी शायद ये ऐसे होंगे कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होंगे, उसके बाद चांसेस हैं कि ये हो जाएंगे। नई स्कीम कब से अप्लाई हो रही है? नई स्कीम जो अप्लाई होगी वो आप लोगों के ऊपर होगी दिसंबर 25 से। तो जो जून 24 जिनकी पहली अटेम्प्ट है, जून 25 जिनकी पहली अटेम्प्ट है, वो मोस्ट में पुरानी स्कीम की, नई स्कीम की एप्लीकेबल डेट है वो है ही सितंबर 25 ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये CB अभी तक नहीं है, बाकी CB हो चुके हैं। और सर जो सेकेंड मंडे है हमारा, सेकेंड मंडे को हमारा होता है MSA 1, इससे पहले ये फर्स्ट मंडे को ही हो जाता था, और सेकेंड ट्यूसडे को हमारा हो जाएगा MSA 2। अब तक यही टाइम टेबल और एक्सपेक्टेड है कि जब तक नई स्कीम नहीं आती ICAP यही रखेगा। सही है सर। अब आ जाते हैं सर, MSA 1 को पास करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? ऑडिट और FAFR। MSA 2 के लिए BFD और SPM और डेटा, और कौन सा कोर्स हमें पास करना है इनको, उसके साथ अटेम्प्ट डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक वाले भी किसको देने के लिए जरूरी है? वो MSAs के लिए। सही है सर, आप इधर आ जाएं, सब बच्चे इधर आ जाएं, सब बच्चे प्यारे और अच्छे। अब आते हैं सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या हो फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की अब हम बात करेंगे जर्नलाइज। मेरे बच्चों, मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितने भी लुल हों, जितने भी आप जो है बोलते हैं ना कि कम पढ़ने वाले हों या बहुत ही चीते भी हों, चीते देखो मैं सिर्फ उनको कहूँगा जिनके बाद 1.5 साल है सर इस दफ़ा, जिनका अभी टाइम निकल गया 1.5 साल है, वो उनको मैं चीते कहूँगा फाइनल लेवल पे, वरना सब एवरेज हो जाते हैं। अभी आपको अंदाज़ा भी होगा जो तुम लोग FAR 2 में पढ़ के आए हो पूरा,
वो यहाँ पर फाइनल लेवल पे पूरा FAR2 कंसोलिडेशन और FFR, जो तुम दो टॉपिक है ना हमारे, उन दोनों का पदरा पूरे FAR2 से भारी है। सही है, तो याद रखना कि जो है वो अलग ही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कहता हूँ पहला कॉम्बो 1, जो कि मेरा फेवरेट है, जिसमें मैंने अपने तजुर्बे से ज़्यादा बच्चों को कामयाब होते हुए देखा है सर, वो कॉम्बो है FFR, BFD और SPM। और इसके साथ आप कोर्सेज ले लें अपने। सही है, इसके साथ आप चाहें तो अपने कोर्सेज ले लें, FFR, BFD और SPM, और इसके साथ आप कोर्सेज ले लें। इसका फ़ायदा क्या होता है सर कॉम्बो 1 में, कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दिया है तो सेकंड अटेम्प्ट में आप जो पर्चे दे सकते हैं वो मेरे हिसाब से आप दे सकते हैं MSA2 इंशाल्लाह आपका अनलॉक हो जाएगा। आपको ऑडिट देना है और आप तीसरा पेपर दे सकते हैं, वो है टैक्स। सही, और आखिरी अटेम्प्ट में आप दे देंगे MSA1 और C लॉ। सही है, ये मेरे हिसाब से इसके हिसाब से। दूसरा है कॉम्बो 2, जो मैं बच्चों को रिकमेंड इतना नहीं करता। अच्छा, मैं क्यों नहीं करता, इसके पीछे मेरा तजुर्बा है। अच्छा, हमारा बच्चा जो होता है ना, वो जज्बात में आता है और वो कहता है कि यार अभी ऑडिट पढ़ा है, मुझे ऑडिट बहुत अच्छा आता है, ऑडिट देता हूँ। बेटा फाइनल का जो ऑडिट है ना, उसमें अक्सर आपको रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आ रही होती। अक्सर आपको चल क्या आ रहा है, कैसा है, क्यों है, आपको कुछ समझ में ही पेपर के अंदर ना ये पूछिएगा। तो सर मेजॉरिटी बच्चा ऑडिट में फेल होता है। कैफ में जो ऑडिट का हाल होता है ना सर, फाइनल में उससे बुरा होने लगता है। तो बच्चा ऑडिट में हो जाता है फेल। और याद रखो, अगर पहली अटेम्प्ट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया ना बेटा, तो बड़ा मसला है। पहली अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस गिरा तो बड़ा मसला है। तो मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा होता हूं कि अगर कॉम्बो 1 लो, कॉम्बो 1 नहीं लेते तो फिर तुम जाओ FFR प्लस BFD प्लस ऑडिट। सही है सर। थ्योरी का एक पेपर लो पहली अटेम्प्ट में। ऐसा क्यों है सर? थ्योरी के पेपर निकालना थोड़े से मुश्किल होते हैं। हालांकि SPM एक छोटा है, यहाँ पर तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि अगर तुम अपने कोर्सेज कर लोगे, हैंड्स ऑन कोर्सेज, तो मैनेज हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। और फिर आपके पास अगले अटेम्प्ट में इंशाल्लाह अनलॉक हो जाएगा, पास हो गए तो MSA1 है, फिर आपके पास SPM है, और फिर आपके पास क्या है, टैक्स है। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये तो गैप नहीं है दोनों में, है ना, और दूसरी में तो तीनों में नहीं है ना। अब यार मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, इसमें गैप बनता भी इतना नहीं है। आपस की बात है, क्यों नहीं बनता है सर? इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सर प्रैक्टिकल पेपर है, आप निकाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। देखो जो कोर्स के हिसाब से हाथी और लेंथी पेपर है ना तुम्हारे पास, वो एक FFR होता है, दूसरा C लॉ, जिसमें तुम्हें ठीक ठाक रिवीजन चाहिए होगा, सही है ना, और कह सकते हो टैक्स भी, सही है, जिसमें तुम्हें रिवीजन चाहिए होगा। वरना सर इतना मेरा नहीं ख्याल है कि आप देखो, या तो अगर तुम यहाँ पर BFD को हटा भी देते हो ना सर, तो भी तुम्हें कहीं ना कहीं अगली अटेम्प्ट में चीज़ों को इम्पैक्ट होगा। तो सर मेरी, या तुम ऑडिट को, मेरा पॉइंट ये है कि सर गैप, इन दोनों के गैप को, हाँ अब आते हैं सर ये ऑडिट वाला केस जो है, इसके लिए गैप चाहिए होगा। अब इसके लिए डिपेंड करता है तुम्हारी तैयारी कैसी है। अगर तुमने पहले से अच्छी तैयारी की हुई है तो शायद तुम्हें इसके लिए गैप की ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर नहीं की भी तो फिर हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें गैप जरूरी, तुम यहाँ से BFD को हटा दोगे, फिर तुम BFD की जगह किसको लेकर के आ जाओगे, SPM को। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें ऑडिट नहीं, हम तो जिद पे हैं और हमें ऑडिट देना है, तो फिर वो कॉम्बो 3 पे जाएंगे, फिर वो जाएंगे FFR, SPM और ऑडिट। बट यहाँ पर इस कॉम्बो से मुझे डर ये है कि दोनों थ्योरी के पेपर हैं, सही है, और अल्लाह ना करे चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई रुक सकता है। यहाँ पर एक आध थ्योरी फिर मैनेजेबल है, 2 थ्योरी के अंदर मसला हो सकता है। और याद रखो पहली अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर अभी तुम्हें नहीं पता चलता, जो फॉर्मों में जाओगे देखोगे जूनियर होगा, उसके पेपर निकले में सीनियर लुका हुआ है, तो अब फील होना शुरू हो जाएगा। एक ही जॉब पे हो, तुम जा रहे हो, जॉब इंचार्ज तुम्हारा जूनियर, उसके पेपर अगर ज़्यादा निकले हुए ना, बड़ा अफसोस होता है, सही है सर। तो अब कहानी पहली अटेम्प्ट बहुत सोच समझ के जाए, ठीक है सर। जब आप इस पर जाएंगे तो फिर आपके पास MSA1 होगा,
फिर आपके पास होगा टैक्स और फिर आपके पास होगा BFT। सही है, लेकिन मैं बताऊं थोड़ा सा थ्योरी हो जाएगा, मसला है। और आखिरी अटेम्प्ट आप देख लो सर, मेरी रिकमेंडेड यही होती है ज़्यादातर, इस पे नहीं जाना तो फिर इस पे जाओ, बट मैं ज़्यादातर इस पे रिकमेंड कर रहा होता हूँ। और मैंने सक्सेस रेशो भी इस पे देखा है, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को इसमें फेल होते हुए देखा है। जिन बच्चों के कैफ में गोल्ड मेडल थे वो ऑडिट रुक गया उनका। अब सर लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी है, पूछें क्या? अकाउंटिंग अभी ग्रुप बनाया मैंने FFR का है, और बच्चों को निमड़ा गोल, और बच्चों को मैंने खास कहता हूँ कि खुदा के वास्ते ग्रुप नहीं छोड़ना FFR का पेपर पास होने के बाद भी, क्योंकि मैं ग्रुप्स में चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि सर अब ऑडिट के पेपर में भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा पूछता है, और MS7 में तो है ही अकाउंटिंग, ठीक है। और अब IQ का दिमाग हो गया ख़राब। क्या ख़राब हुआ है? पिछली अटेम्प्ट में अपने सीनियर से पूछना, बच्चे कह रहे हैं BFD में 15 नंबर का SPM का सवाल था। सही है, BFD में 15 नंबर का SPM डाल दिया था, तो अब IQ चल रहा है। देखो वो ऑडिट के अंदर FFR, भाई अकाउंटिंग तो पूछेगा ही ना, तुम लोगों को पता है कैफ लेवल पे पूछता है 38, यहाँ पर पूछ जाता है लीजेस में 15 में। तुम्हें अकाउंटिंग तो रिवाइज करनी है ऑडिट के लिए, चाहे ऑडिट उसी अटेम्प्ट में दे रहे हो बाद में दे रहे हो, जब भी अकाउंटिंग तो रिवाइज करनी है। दूसरा MSc के लिए भी करनी है, तो FFR को तो आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर कर नहीं सकते हैं, ठीक है सर। MSc2 ऑडिट हमने कहा सर, और ये मेरे हिसाब से मैं फिर इसको रिकमेंड करूंगा, इस पे नहीं जा सकते इस पे जाओ। सर इस पे तब जाना जब तुम्हें लगता हो कि थ्योरी का तो मैं चीता हूं या मैं चीती हूं, इसके अलावा आप नहीं जाना, क्योंकि सर पहली अटेम्प्ट में आपको नहीं अंदाज़ा। मैंने देखा है फर्म में जो कैफ लेवल पे चीते होते थे ना, चीते पहली अटेम्प्ट में लैप्स होने के बाद ना वो ज़मीन पे आ जाते थे, कॉन्फिडेंस ख़त्म। सर आज तक कभी पेपर ही नहीं रुका और पहली अटेम्प्ट कॉम्बिनेशन गलत। सही है सर। एक ऐसा चीता बच्चा था, चीता तरीन बच्चा, अब उस साहब के साथ ज़िंदगी में कुछ हादसात हुए, उसने शुरू के 6 महीने पढ़े नहीं। हादसात मतलब प्यार मोहब्बत इश्क वाले। सही है, हो गया कैफ के बाद फारिग टाइम था, अल्लाह माफ़ करे बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं। उसने पढ़े नहीं, अब उसने कहा सर 6 महीने पढ़े, FFR तो नहीं पढ़ूंगा मैंने कहा इंसान बंद। बोलते नहीं मैं सर ऑडिट कर लूँगा, ऑडिट निकाल लूँगा, ऑडिट और मैं जो है ना SPM दोनों जल्दी हो जाएंगे। उसने ऑडिट पढ़ा बगैर FFR के 14-15 नंबर है, क्योंकि सर नहीं कर सकते आप यहाँ इसका ऑडिट। सही है। फिर दूसरी बात, ऑडिट में हमेशा दूसरी अटेम्प्ट का तब कहता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा आगे इंशाल्लाह, कि जो है ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं ज़रा इंशाल्लाह। ये तो हो गया हमारी पेपर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। फोटो लेनी है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, पहली वाली रिकमेंडेड, फिर दूसरी, फिर हम आएंगे FFR को कैसे लेकर चलना है और कैसे पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह निकाल देना है हमें FFR का। भाई सर अगर कोई 6 महीने की अटेम्प्ट दे रहा हो तो वो 3 सिलेबस वाइज कौन से 3 दे सकता है? FFR, BFD, SPM सिलेबस वाइज दे सकता है बेटा। FFR में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। FFR क्योंकि देखें BFD का कोर्स छोटा है, SPM का कोर्स है सर दिसंबर 25 है, तो फिर तो मेरे हिसाब से आपको MSc 2 अटेम्प्ट में, देखें आपके जो 6 महीने ज़ाया हुए हैं ना, तो फिर आपको उसको कवर करना चाहिए। अगर आपकी अटेम्प्ट दिसंबर 25 है तो फिर आपको FFR, BFD, SPM ऑडिट 4 पेपर देने चाहिए, ठीक है। उसमें क्लासेस ये करें, अच्छा क्लासेस सब बच्चे याद रखें जिनके पास 1 साल है, 6 महीने वाले को, जिनके पास 1 साल है अभी शुरू करेंगे FFR, BFD की, 6 महीने बाद SPM, 6 महीने बाद ऑडिट। और भाई पहले तो थोड़ा FFR पढ़ ले, फिर ऑडिट की क्लासेस लेना यार, अगर तुझे ऑडिट भी देना है। और SPM तो वैसे भी हो जाए, थ्योरी जितना एंड में लोगे उतना अच्छा है। FTS 35 बट डिडंट इंडक्ट यूनुस, मैंने शुरू में बेटा इसके ऊपर बात की है क्लास के, और एंड में भी आप सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, घबराना नहीं है इंशाल्लाह, अभी हो जाएगा। इंडक्शन फेयर भी कराची में। हाँ, मेरी क्लासेस में कसम खुदा की लाइव लेने के लिए तैयार हूँ अगर बच्चे हैं। ये मेरे साथ बहुत प्रैंक हुआ है, ग्रुप में डाला 150 बच्चे, मैंने कहा भाई क्लास फिजिकल वो या लाइव लें या वो रिकॉर्डिंग। सर लाइव लें हम आएंगे, क्लास हुई 2 बैठे हुए थे, एक यहाँ पर एक जूम पे। सर फम ने नहीं छोड़ा, ये वो, अब आप समझ रहे हैं। अब यार आप मुझे बताएं सर, ये मैं नहीं, ये हम सब टीचर जितने भी फाइनल के हैं ना, आप देख लें पूरे पाकिस्तान में आपको फाइनल लेवल पे मुश्किल ही कोई मिलेगा लाइव, क्योंकि सर सबके साथ प्रैंक हुए। एक दफ़ा सर आतिफ आबदी जो हैं वो मुझे बता रहे हैं सर, एक क्लास उनके पास कंपनी लॉ में माशाल्लाह 400 एडमिशन थे, वो कह रहे हैं सर एक क्लास में मैं गया हूँ, क्लास में एक भी बच्चा नहीं। अब आप सोचें सर, मतलब सर वो कह रहे हैं 400 में से एक भी बच्चा नहीं है, और मैं क्या करता।
मेरे साथ एक दफ़ा FFR में ऐसा मैंने पिछले से पिछले लाइव ले रहा था ना, तो 2-3 बच्चे भी आते थे, मैं ले लेता था 3 बच्चे भी। एक दफ़ा मैंने पौना घंटा क्लास ली, कोई बच्चा नहीं, अकेला पढ़ाता रहा। अब एक बच्चे भी बैठा ना, क्लास लेना आसान है, कोई भी ना हो ना तो बेटा आधे पौने घंटे में हालत टाइट। मैंने पौने घंटे बाद बोला यार अब नहीं पढ़ा रहा, तो मैंने निकल एक बच्चा आ गया। मैंने कहा यार अभी क्यों आया तू, सही है तो ठीक है ना। हैंड ऑन कोर्सेज बेटा मेरा जो है क्या अभी देने एक बच्चा, जी अब मैं आता हूँ उस पर। सर जून अटैम्प्ट दे रहे हैं और 4 पे तो हैंड ऑन कोर्सेज कभी करने चाहिए बेटा, फिर तो अटैम्प्ट के बाद ही करने। बट मेरी एडवाइस है जिसके पास 1 साल है ना, वो 4 पेपर्स ना दे। देखिए आपको नहीं पता 1 साल में अभी आपको लगता है कि वो हो पाएंगे मैनेज, मुश्किल है। हाँ वो बच्चे दे सकते हैं। और देखें अगर आप अपने होम टाउन में हो ना, मेरी फर्म में बच्चे हैं वो दे सकते हैं। जो अगर आप अपने होम टाउन में हो ना, कराची में अम्मा अब्बा के साथ फैमिली के साथ रह रहे हो, या लाहौर में हो अम्मा अब्बा फैमिली के साथ ले रहे हो, तो खुदा के वास्ते एक गलती नहीं करना 4 पेपर देने की, तो नहीं कर पाएगा। इवेंट्स बहुत होते हैं। हाँ अगर तुम अपने घर से दूर कहीं बैठे हुए हो और तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब ज़िंदगी में तुम्हारे पास कोई दोस्त वोस्त भी ऐसा नहीं है, तुम्हारी हरकतें बाकिर वाली भी नहीं है, सही है, मतलब अपोजिट जेंडर से भी किसी किस्म के आपके मैसेज वगैरह पे राब्ते नहीं है, तो शायद तुम लोग बाहर वाले वो भी कर लो। भाई कराची वाले नहीं कर पाते। मैं आप अपने माँ बाप के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो ना यार, शादी ब्याह 100 चीज़ें होती हैं, आप घर पे नहीं कर पाओगे, आप 3 ही करो। हाँ अगर तो मेरे फॉर्म में कुछ बच्चे हैं जो आए हुए पंजाब से, माशाल्लाह मुल्तान का बच्चा है, उसके पास यहाँ पे कुछ करने के लिए है ही नहीं। वो बोलता है सर फॉर्म में ऐसा लेट सीटिंग भी नहीं है, इत्तेफाक तो 9 से 6 फॉर्म क्लाइंट ये वो 6 बजे के बाद 7 बजे से लेकर घर पे वो रोज़ 12 बजे तक पढ़ता है। 7 से 12 पढ़ा। हराम है तुम इतना पढ़ के बता दो, एक अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, भाई बहन के साथ रहते हुए तुम नहीं पढ़ पाओगे ना यार। तो वो मैनेज कर पाएंगे, होम टाउन वाले बच्चे खुदारा ये ना करें, सही है। आप भाई पार्टी यार ज़िंदगी में एंजॉय भी करना होता है। तो 4 पेपर, और फिर देखा अगर खुदा ना खासा ना 4 के चक्कर में एक भी नहीं निकलता यार। चीते चीते गोल्ड मेडलिस्ट 3 अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं भाई। तू बड़ा है कि मैं 2 अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, भाई तू 3 अटेम्प्ट में इंसान के बच्चों की तरह पढ़ के निकाल, हो जाएगा। 4 में वही जाए जिसके बाद 1.5 साल की विंडो है भाई। दिसंबर 25 उसको पता है मेरी अटेम्प्ट बन रही है, तो वो 6 महीने बचाने की कोशिश करे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, कभी आईकेप का रिजल्ट है ना फाइनल का देखिएगा, मुश्किल से मेरे ख्याल में 15 से 20 बच्चे देते हैं 4 पेपर, उसमें से 4 से 5 पास हो जाते हैं, बाकी के रुक जाते हैं। वो 15, और ऐसा नहीं, और फीस पता है 100 बच्चों ने जमा कराई होती है 4 पेपरों की। एंड में आते आते 2 महीने में सबकी हालत टाइट, छोड़ रहा हूँ मैं ये पेपर। क्यों छोड़ रहा हूँ भाई? क्योंकि नहीं हो रहा। तो याद रखें सर, थोड़ा सा उसमें जाए। फिर अगर आप हैंड ऑन कोर्सेज मेरे हैं कि आप पहली अटेम्प्ट के साथ या उससे पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं सर, ये देखें ये FAFR है हमारा, सही है, और FAFR है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त वैसे तो जून 24 भी है, जून 24 का भी इन्होंने पोर्टल लाइव नहीं, मतलब पोर्टल जो है इसमें एक्सेस नहीं डाला हुआ है सर। दिसंबर 23 का ये पोर्टल है, अगर आप देखेंगे मैं इसको खोल रहा हूँ, इसके अंदर देखें सर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक आपको मिल जाएगी सब बच्चों को। उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, इसका PDF भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें भी ये PDF नज़र आ रही होगी, बल्कि चले जूम क्यों खोल दिया मैंने, चले हम पोर्टल ही खोलते। सही है सर, ये देखें ये हो गई आपके पास। इसी तरीके से फिर मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है इम्पेयरमेंट, उसके 7 लेक्चर हैं, पूरी ड्यूरेशन आ गई 9 घंटे। चैप्टर नंबर 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, चैप्टर नंबर 3 IFRS 15, 4 IFRS 5, फिर 37 है, फिर कंसोलिडेशन की चीज़ें शुरू हो गई हैं, सही है। इसके बाद अपडेटेड बैच है। एक बात याद रखें, अब सर हर बैच में कुछ ना कुछ अपडेशन आती जाती है। कंसोलिडेशन ये मैंने पुराने वाले डाले हुए, फिर देखें मैंने अपडेटेड चैप्टर के नाम से चैप्टर यहाँ पर भी डाल दिया। ये देखें ये 4, 2 इतने लेक्चर आ रहे हैं, और अपडेटेड में मैंने उस बैच में जो रिसेंट करवाया था वो भी डाल दिया कि आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहें। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 7 कोड ऑफ एथिक्स से, चैप्टर नंबर 8 है IAS 12 है, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है सर। अब अगर सर आप आएँ, हम आगे जाते हैं इम्पेयरमेंट के चैप्टर पे, तो ये आपको मिल जाएगा कि किसमें कितना आपने जो है क्या पढ़ लिया है, आपने कितना % वॉच किया है, क्या किया है। इसी तरीके से सर अगर आप जाते जाएंगे पीछे तो आपको सब चीज़ें पता चलती जाएंगी। शेयर बेस्ड पेमेंट्स में आप आ जाएं, टोटल 20 घंटे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में। कितने हैं? 20 घंटे। लेक्चर नंबर 1 में, सही है,
ये हो गया लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 है लेबलिंग। तकरीबन 95% आपके जो बैच होगा उसमें इंशाल्लाह 100% कोर्सेज में चैप्टर्स में आपको लेबलिंग मिल जाएगी अभी, कि लेबलिंग हुई हुई है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी सेटल्ड, ये वो सारी चीज़ें, लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12 सारी चीज़ें। तो सर ये बेसिकली आपको पोर्टल पे जाने, बुक्स मिल जाएंगी, टीए का नंबर होगा, मेरा नंबर होगा, टीए को मैसेज कर दें, टीए का नाम है मेरे सतीदान, सही है, उसको मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, सही है, टीए को कर देंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी जल्दी जवाब मिल जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि रात तक या अगले दिन तक दे दूं। तो सर ये सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है, सही है, चैप्टर नंबर 3 रेवेन्यू। अब सर मैं आप हजरात को, आप जो प्यारे प्यारे हमारे चहीते बच्चे हैं, मैं आप हजरात को बताना चाहूँगा कि सर ये देखें, अगर आप देखते जाएंगे ना कोर्सेज की ड्यूरेशन, तो आपको नज़र आता जाएगा कि डिफरेंट कोर्सेज, मतलब डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट उसके ड्यूरेशंस के हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा हल्का लेकर के चला, आपके ऊपर मैंने ज़्यादा भारी नहीं डाला है बोझ, लेकिन ये सर इसके अलावा जितने आपको चैप्टर नज़र आ रहे थे FFR का कोर्स इतना ही नहीं सर, इससे ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो या के इररिलेवेंट है, या तो इररिलेवेंट है, मुश्किल से 2-4 नंबर की आती है, उनके ऊपर 15-15 मिनट की यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको दूंगा। वो भी कब दूंगा? आखिरी के महीने में, कि भाई तू ये देख ले, 4-5-6 टॉपिक हैं, 15 मिनट में ख़त्म। इसके अलावा FAR2 के टॉपिक्स हैं, बच्चे परेशान, FAR2 भी करा दें। मैं कहता हूँ बेटा तूने वहाँ पर सही से इतना टाइम नहीं लगाया, वो तो आए कि अब अभी फिर से पेपर ले तो तुझे लग पता जाए। तो भाई आपको उसके मैं ऑडियोज़ दूंगा, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है FAR2, तो मैं उनके ऑडियोज़ दूंगा आपको, तो आप उन ऑडियोज़ की मदद से वो कवर कर लेंगे, ठीक है सर। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर हो जाएगी आसानी, ठीक है सर। तो एक तो मैं आता हूँ सर, आपको बस सीक्वेंस आइडियल क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग आपका जो ये वाला बैच है, और आपका देखें सर डिपेंड करता है कि कब क्या है, किस हिसाब से। तो एक काम हम कर लेते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इस लैपटॉप पे खुल जाता है हमारा एक्सेल, तो मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा कि किस हिसाब से हमें सीक्वेंस लेकर के जाना। सर एक्सेल में होंगी क्लासें या उसमें होंगी? सर देखें अपडेटेड क्लासेस जितनी भी होंगी अब मैं वो आपको एक्सेल में करवा रहा हूँ, और जो ये वाली क्लासेस थी वो अब मैं आपको एक्सेल के अलावा। तो अब एक काम मैं ये करने लगा हूँ मेरे बच्चों, जो बच्चे फिजिकल बैठे हुए हैं वो बच्चे नोट कर लेंगे, उनको शायद स्क्रीन नज़र नहीं है, उनके सामने यही रहे, जो बच्चे इसमें इनको स्क्रीन शेयरिंग पे नज़र आ जाएगी, ठीक है, आपके सामने मेरा बच्चा यही रहेगा। अब आप इधर आ जाएं। पहला जो मेरे हिसाब से, ये बात याद रखिएगा, आप लोगों की अभी ईयर एंड शुरू होने वाला है, जो बच्चे कितने लोग नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में, तो जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो बैंक्स के अलावा है, बैंक वाले जो होते हैं उनके लिए दिसंबर मारामारी होती है, बाकियों के लिए जून मारामारी होती है। तो जो बच्चे अभी जून वाले हैं, तो सर उनको मेरी एडवाइस है कि खुदा के वास्ते जल्दी जल्दी इंसान बनते हुए, अब तो खैर टाइम कम है लेकिन फिर भी, सबसे पहला टॉपिक आप उठाएंगे IAS 36, दूसरा आप उठाएंगे IFRS 2, तीसरा उठा लेंगे IFRS 5। ये 3 टॉपिक IAS 36, IFRS 2 और IFRS 5, ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले कवर कर लेने हैं। आपके ऊपर देखें प्रेशर पीरियड सही मानों में शुरू होगा 15-20 जुलाई से, तो आपने इससे पहले ये 3 टॉपिक कवर करके साइड में 36, 2 और 5, फिर मैं आऊंगा मेरा बच्चा आगे। अगला जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद आपने जो अगला टॉपिक उठा लेना है वो उठाना है IFRS 15, सही है। लेकिन जो बच्चे जून, हो सकता है आपके साथ 1-1.5 महीना ऐसा जाए आपका कि आप कुछ ना पढ़ पाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ IFRS 15 नहीं उठाना अभी, जब तुम्हें लग रहा हो कि आगे लेट शीटिंग शुरू होने वाली है। छोटे टॉपिक उठा लोगे, उनको समेटना आसान है। 15 थोड़ा सा बढ़ाए, सही है सर, 15 बढ़ाए। 2 भी वैसे तो बड़ा है, लेकिन सर आप 2 में देखेंगे ना, कोई मैं बिल्कुल स्लो लेकर के चला हूँ आपको, बेस बताने के लिए, नया टॉपिक था, नई तरीके से थी, ये था ना सर। 15 में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। फिर 5वें नंबर पे मेरा बच्चा 36, 2, 5, IFRS 5, IFRS 15। 5वें नंबर पे जो मैं चाहूँगा कि आप टॉपिक उठाएं वो उठाएं, इसके बाद IFRS 9, सही है। ये भी लंबा टॉपिक है, ये आप तब उठा रहे होंगे जिनका प्रेशर पे रहा हो, जो बच्चे दिसंबर प्रेशर वाले हैं
तो वो तो बेटा 15 और 9 अभी खत्म करके रख देंगे। फिर 9 के बाद मेरी एडवाइस आप उठाएंगे IFRS 16 लीजेस, फिर आप 7 पे उठाएंगे कंसोलिडेशन, फिर आप 8 पे उठाएंगे IAS 12, 9 पे उठाएंगे IAS 19 जो बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, और स्पेशलाइज अभी नहीं करेंगे। स्पेशलाइज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप स्पेशलाइज अभी नहीं करेंगे। स्पेशलाइज आप करेंगे एग्जाम, क्योंकि स्पेशलाइज एक रट्टा है। सर क्या मतलब रट्टा है? रट्टा ये है कि सर उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं और उनको याद कर लेना है। तो सर ये 10 अगर आपने कर लिया तो मेरी गारंटी है, जो मैंने आपको 10 टॉपिक लिखवाए ना, पेपर दुनिया में कुछ भी कर ले ICAP 95% पेपर इन्हीं 10 टॉपिक में से आएगा। किन टॉपिक में से आएगा? 95%। 5 नंबर के लिए वो एक हाइपर इन्फ्लेशन का IAS 29, उसके ऊपर 4 नंबर आ जाते हैं। इस्लामिक स्टैंडर्ड है, वो मेरी 15-15 मिनट्स की वीडियो की मार है, तुम वो देख लोगे, वो कवर्ड है। सही है, तो उनके लिए घबराना। अब आ जाओ सर 2 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने बीच में रखा है, वो IFRS 9 और कंसोलिडेशन। ग्रिड के हिसाब से, किसके हिसाब से? ICAP की ग्रिड के हिसाब से इनके ऊपर जो है, जो टाइम एलोकेटेड है ICAP के हिसाब, टाइम के जो मार्क्स हैं वो 45 नंबर है। 9 और कंसोलिडेशन के अंदर 45 नंबर है ग्रिड के हिसाब से। तो मैं इन दोनों को बहुत पक्का करना है। बाकी क्लासों के दौरान जब भी मेरा लेक्चर लोगे, स्मार्ट स्टडी वाली चीज़ को दिमाग में रखोगे कि सर ने तो ऐसे किया है, मैं इसको खुद करता या करती तो कैसे करती। क्लियर है? इस चीज़ के ऊपर सब बच्चों का दिमाग हो जाए। इसके अलावा सर याद रख लें कि CA फाइनल में, FFR में मुश्किल चीज़ें नहीं पूछता है। कॉन्सेप्ट इतने हैं ना, बच्चा वैसे ही जो है हिम्मत हारने लगता है। पासिंग मार्क्स अप्रोच है। पासिंग क्लासेस मेरी मौजूद है हर बैच में, जो पिछले अटेम्प्ट का मैं पेपर कराता हूँ। सही है, पिछले अटेम्प्ट का पेपर अब मैं उनको क्या कर रहा हूँ इस बैच से, उसके अंदर जो हम पास पेपर डालते हैं, पिछले 6 अटेम्प्ट के हो चुके हैं ना, उनको मैं टॉपिक वाइज करके, वरना बच्चे परेशान होते हैं सर आपने पिछले 6 अटेम्प्ट के तो पास पेपर नहीं करवाए। बेटा कराएं, वो पासिंग क्लास के अंदर मौजूद है। अब इस दफ़ा मैं उनको उठाकर रेलेवेंट टॉपिक में डाल रहा हूँ। एक खाली पिछले बैच की जो पासिंग क्लास है उसको रखूँगा, जब तुम्हें लगे तुमने पूरा कोर्स कर लिया तो उसको देख लेना। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल? समीर समझ गया बेटा, 4 पेपर पे नहीं जाना, चंदा मसला होगा। 4 पेपर इज खतरनाक चीज़ हो जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं, अच्छा आप आते हैं सर क्यूरीज को सेशन होगा, बिल्कुल सेशन होगा। फोर्ट नाइटली एक क्लास रखेंगे, हर 14 दिन में एक क्लास, सैटरडे। सही है, सैटरडे को शाम के वक्त रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की कुछ फॉर्म इतनी जालिम है कि वो अभी भी कर रहे हैं ना। एक बच्चा क्या कह रहा है सर, हाँ बेटा तहा जल्दी दे दूंगा छोटे स्टैंडर्ड्स की वीडियो। सही है बेटा, ये सीक्वेंस सबके लिए है। फाइनेंशियल सेक्टर वाले चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि वो 5 की से पहले IFRS 15 उठा लें। मैं फिर सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूँ, 36 पहले, 2, 5, 15, 9, 16, कंसोलिडेशन, 12, 19 और स्पेशलाइज्ड। 12 सबसे एंड में जानबूझ के रखा है कि उसके अंदर सब आ सकते हैं। सही है, जो दिसंबर जिनका प्रेशर पीरियड होगा तो फिर वो 15 को पहले उठा लें, 5 को बाद में कर सकते हैं वो। सही है, क्योंकि 15 अगर आप, मैं नहीं चाहता 15 को आप बीच में छोड़ के जाएं। सही है, तो ये बात याद रखना, 15 को अगर आपने बीच में छोड़ा तो वो आपको हो सकता है ना छोड़े। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? बुकें दोनों मौजूद हैं, एक आध हैंड आउट कभी इसके अलावा भी ऊपर नीचे होता है तो वो सतीदान के नंबर से आपको मिल जाएगा। सर दिसंबर के अंदर क्या चांसेस हैं? अब तक जो मेरी इत्तलात है नहीं हो रहा, क्योंकि मसाइल आए हैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस में, पिछले अटेम्प्ट में भी। तब तक मेरी इत्तलात हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि FFR और BFD हमने कर दिया कंप्यूटर बेस तो यार ये थोड़े से पंगे हो सकते हैं। जून 25 में तो हो जाएगा। सही है, जून 25 में हो जाएगा। दिसंबर में मेरी इत्तलात है कि अब तक की ICAP सोच रहा है कि ना करे, ऐसा ही जाने दें, एक अटेम्प्ट और टेस्ट कर लें। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है ICAP में कब चीज़ क्या चेंज हो जाए। किसी का कोई और सवाल बेटा? एक्सेल की, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सब बच्चे सर हम फर्म में होते हैं, क्लासें भी लेते हैं ना, क्या करें? तो बेटा आपको हर टॉपिक की एक्सेल की फाइल सॉल्यूशंस की मिल जाएगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको फर्म में नोटिंग नहीं करनी है, आपने फोकस रखना है समझ में पे, सॉल्यूशन आपके पास मौजूद होगा। ठीक है,
तो आपको फॉर्म में नोटिंग एक्सेल भी दे दूंगा, पीडीएफ जो वो है रजिस्टर का वो भी करा दूंगा। आपको नोटिंग नहीं करनी है, उससे आपका टाइम होगा। और ये देखें फॉर्म की रियलिटी, आप फॉर्म में क्लासें भी लेंगे, आप क्लाइंट पे भी क्लासें लेंगे, तो फिर उसमें आपको नोटिंग की टेंशन मत, क्योंकि अक्सर है ना फॉर्म में बच्चे के अंदर हम फंस जाते हैं। हम प्रॉपर क्लास लेके नोटिंग है फंस जाते हैं, ना करें। पीडीएफ आप घर पे जाके एक दफ़ा उसको फिर कर लें, सही है अगर आपको है। बट मैं देखिए एक दफ़ा लिखे ज़रूर खुद से, लेकिन रजिस्टर अपना प्रॉपर बनाए, लेकिन फॉर्म में, सही है। कोई और सवाल किसी का? सर इंडक्शन के बारे में बता दें। सर वही मैंने कहा बेटा देखें इंडक्शन अभी हो रही है, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सबकी हो जाएगी। नहीं हो रही कराची आ जाओ, मैं करा दूंगा। कराची के अंदर हमारी फर्म ने तो अभी बिल्कुल जस्ट अभी ख़त्म की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से देखते हैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक आध गुंजाइश शायद निकल आए। तो हमारी फर्म में एक आध गुंजाइश शायद अभी की एक आध और भी निकल आए, तो किसी की नहीं हुई तो कराची में मुझे बता दें। बाकी सर अभी 2 तारीख को आईकेप इंडक्शन फेयर कर रहा है, उसमें जाएँ, वरना कराची में आ जाएँ। कराची में सर फर्म्स को अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है। रहमान सरफराज अभी भी ले रही हैं, जाहिद जमील के पास मैंने कहा हमारे पास 1-2 हैं सर, हैं कहीं ना कहीं फर्म्स अभी भी ले रही हैं। कैटेगरी ए ने बंद की है, कैटेगरी बी में भी हारून जकरिया वगैरह बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं, तो घबराएं नहीं कराची में। बाकी सर इसके अलावा नॉन QCR फर्म्स तो भरी पड़ी हैं यार कराची में। सर 7 तारीख की फर्म है, सर मुनीर शफी की फर्म है। सर ये लोग कहते हैं हमारे पास तो कैफ वाला बच्चा ही नहीं था क्योंकि हम नॉन QCR हैं, तो भाई है तो ये ना, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। सर एक्सेल में नोट्स सर ये हाँ एक्सेल के नोट्स में पोर्टल पे ऐड करवा दूंगा, मैं सतीदान को कह दूंगा। ठीक है जवाद, गुड। और ठीक है, किसी का कोई भी सवाल हो, हर फोर्टनाइटली मिलेंगे। जैसे आज हम मिले इंशाल्लाह, तो अब हम मिलेंगे 6 जुलाई को, है ना। 6 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह जो है सैटरडे होगा। तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे 36 और 2 कंप्लीट कर चुके होंगे, ताकि मैं उनकी छोटी सी समरी करवा दूंगा। ठीक है, कोई और सवाल मेरा बच्चा किसी का? माशाल्लाह सर, इज दिस पॉसिबल? जी बेटा साकिब, एक काम ये करेंगे, निमरा का नंबर आप रख लें जिस बच्चे को जो है ना। टाइम टेबल है कोई? टाइम टेबल बिल्कुल सतीदान के थ्रू मैं ग्रुप में शेयर भी करवा दूंगा, इसी ग्रुप में जो FFR वाला है। निमरा का नंबर जो बच्चे लेना चाहें फॉर एडमिशन्स, आज ही आप निमरा से बात कर सकते हैं। और जो है 03312710, मैं चैट में लिख भी देता हूँ निमरा का नंबर 0331। देखिए सर अगर मैं बता दूं, मेरे पास अगर 10 बच्चे भी आ गए ना कि सर हम रेगुलर आएंगे, आप फिजिकल क्लासें लें, आप चाहे तुम जूम पे आ जाओ, मैं लूँगा फिजिकल या लाइव। सर मसला ये ना कि 10 बच्चे भी नहीं आते, फिर हमें सर रोज़ का कितना टाइम है FFR का? जून 25 के और साथ BFD भी दे रहा हूँ। तो सर देखें रोज़ का मेरे हिसाब से आप टारगेट ये रखें कि आपका फरवरी तक हो जाना चाहिए कोर्स खत्म। मैं किसका पूरा एक एक्सेल भिजवा दूंगा ग्रुपों में भी कि किस टॉपिक पे मेरे हिसाब से कितने हफ्ते लगने चाहिए। जैसे IAS 36 की मुझसे बात करते हो तो IAS 36 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा हो जाना चाहिए। IFRS 2 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 5 भी 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, 15 के ऊपर 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते, 15 के ऊपर 3 हफ्ते लगेंगे, 9 के ऊपर तुम्हारे कम से कम 4 हफ्ते लगने चाहिए, कम से कम 4 हफ्ते, सही है। हो सकता है 5 भी लगें, कंसोलिडेशन के ऊपर भी 5 हफ्ते लगने चाहिए, ठीक है। वही बात है सर, डिपेंड। अब जैसे मैंने कहा ना, गांव वाले बच्चे होते हैं जो शहरों में आके पढ़ रहे होते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, तो ये 5 घंटे पढ़ते हैं तो ये 4 घंटे फिर 1.5 की स्पीड पे पढ़ते हैं, तो ये वैसे ही ये 4-5 महीने में कोर्स को निपटा देते हैं FFR BFD को। वरना मेरे हिसाब से अगर आप कल से शुरू हो जाते हो FFR पे, तो मेरा बच्चा डेमो के भी आपको एक्सेस निमरा दे देगी, सही है। तो कल से अगर आप शुरू होते हो तो आप FFR बड़े आराम से सुकून के साथ लेते हुए नवंबर दिसंबर में भी मुका सकते हो, मेजर चीज़ें मुका सकते हो, स्पेशलाइज को एंड के लिए छोड़ देना। सर GT की क्या पोजीशन है? एक बच्चा पूछ रहा है बेटा GT इस वक्त तो नहीं है, ठीक है, इस वक्त तक मुझे अच्छी नहीं है जी, तहा कर दें। GT की इस वक्त तक अच्छी पोजीशन नहीं है, बहुत अच्छे हालात नहीं है। देखें मैं आपको एक आखिरी बात कह दूं, मेरा बच्चा, बहुत सारे बच्चे नहीं, मैंने शुरू में एक बात कही थी, अब छोटी फर्म में चले जाएं, बाद में आप एक उसमें आ जाएं। ये सिर्फ मैं एक आखिरी बात अपने तमाम बच्चों को कहूँगा। सर देखें बिग फर्म्स जो है ना, जितनी भी
अभी ऑडिट छोड़ रही हैं। हमारी छोटी फर्म्स की मजबूरी है कैटेगरी बी के हमें ऑडिट से, इनके पता है हमारा नाम, क्योंकि सर ऑडिट में पाकिस्तान में रिस्क बहुत है। आप लोग जो बच्चे जाएंगे आपको पता है क्लाइंट सही से डेटा देता नहीं है, वहाँ से आपको SACP पकड़ लेता है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड पकड़ लेता है, आप बोलते हो यार मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। फर्ग्यूसन्स के पार्टनर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार हम मजबूरी में ऑडिट्स चला रहे हैं, वो छोड़ने के मूड में। EY छोड़ चुका है कितने एक्सटर्नल, KPMG भी अब इंटरेस्टेड नहीं होता एक्सटर्नल में, सही है। ये बोलता है मैं एडवाइजरी, अब ज़्यादा बच्चा चाहिए एक्सटर्नल ऑडिट में होता है, BDO दबा के पकड़ रहा है, तो BDO के पास वो बच्चे भी इसीलिए रहता है कि उसका दबा के वो पकड़ रहा है, फिर वो काम भी बहुत ले रहा है, सही है। छोटी फर्म्स अभी भी हमारी मजबूरी हम लेंगे, तो बड़ी फर्म्स एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ अब वो कह रही है भाई हमें कम साफ सुथरे क्लाइंट चाहिए, तो मसाइल वाले क्लाइंट। तो यार अब इस चक्कर में अगर आप रहेंगे ना कि मुझे ये फर्म मिल जाए, तो याद रखें 1700-1800 बच्चा हर दफ़ा आ रहा है। कराची की फर्म्स की मिला के रिक्वायरमेंट होगी ना, छोटी बड़ी QCR नॉन QCR सब मिला के 1000 होगी। होता यही है कि हमें 300-400 बच्चा मिलता है, मैं बाकी BCom वाला बच्चा फर्मों में पड़ा हुआ है। आप जैसे ही कैटेगरी बी के बाद जाएंगे ना तो आपको BCom पास बच्चे ACC वाले मिलेंगे फर्मों में, ठीक है। पंजाब के अंदर कुल मिला के जो है ना, पूरा पंजाब और KB के मिला के 500 की रिक्वायरमेंट होगी, 1750 बच्चा क्वालिफाइड हो रहा है, तो 250 बच्चा तो सर फिर भी रहता है ना, फिर ज़्यादा जाते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूँ यूनिलीवर और SACP। सर मैंने बाकी इंडस्ट्री के बच्चे देखे, मुझे इतना मज़ा नहीं है, आपस की बातें। तो मुझे लगा कि बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, बच्चों को अभी इंडस्ट्री के बड़े देखो, इंडस्ट्री में सिर्फ 2 बच्चे जाएंगे, एक तो वो खवातीन, सही है, खवातीन जाएंगी। और देखिए खवातीन को भी एक डिसीजन लेना चाहिए, जिनको है कि यार मुझे ना ज़िंदगी में एक तो बाहर नहीं जाना खातून को, और उसका कोई बहुत बड़ा कैरियर का गोल नहीं है। उसने कहा यार मैं 30 साल बाद छोड़ दूंगी, मतलब मैं इसके बाद इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अल्लाह ना करे कभी मजबूरी तो कर लूँ, वरना 30 साल बाद कर लूँ, छोड़ दूंगी या फ्रीलांसिंग कर दूंगी, वो चली जाए। दूसरा वो लड़का जाए जिसको अल्टीमेटली आकर के अपने अब्बा का बिजनेस संभालना हो, अब्बा का किसी भी चीज़ का काम हो, किसी अब्बा के पेट्रोल पंप्स हो, वो चले जाए इंडस्ट्री में, उनकी ज़्यादा लर्निंग है। वरना सर याद रखो, आप में से 90% लोग पाकिस्तान से बाहर देख रहा हूँ इंशाल्लाह में अगले 4-5 सालों में, ये हमारी फील्ड का वो है, सच्चाई है। तो बाहर जाने के लिए बेटा एक फर्म से बड़ी कोई जगह नहीं। यूनिलीवर के बंदा भी, अगर सिर्फ तुम यूनिलीवर में ही रहो ना तो तुम पाकिस्तान से बाहर जाओगे 8 सालों में, 10 सालों में, सिर्फ यूनिलीवर में रहो। सर तुम छोटी फर्म में भी ले लो ना, और मैंने क्या कहा था, तुम 1 साल क्वालिफिकेशन के बाद बड़ी फर्म में लगा लो, उस 1 साल लगाने के अगले 6 महीने में तुम बाहर हो। और अभी आपको तो मिडीज की मार्केट इंशाल्लाह कैसे खुलने वाली है, सही है, तो याद रखें। जी बेटा बिल्कुल लगा लें, तो यही मैंने शुरू में कहा था, यूनिस इसको सुनना बेटा रिकॉर्डिंग में, बहुत अच्छा है। हाँ बेटा डिग्री के लिए BCom के लिए ADC फॉरेन एडमिशन ले लो, फिर जो क्लासेस आगे जाके लेनी होंगी ना तो उसमें जुगाड़ हो जाता है, टीचर से बात करो, मैं CA वाला हूँ, आप वो समझते हैं। नहीं करना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसको घर में बैठ के तुम पेपर भी दे सकते हो, छोटे भाई से भी करवा सकते हो, किसी से भी कर। ये भी नहीं करना है, इंटीरियर में जाओ सिंध में, किसी से सेटिंग बनाओ, वहाँ पर एडमिशन लो, वहाँ पर हराम काम है, अल्लाह माफ़ करे अब, लेकिन इंटीरियर सिंध में आपने पैसे दिए हैं, वहाँ का जो टीचर होता है ना, टीचर स्टाफ बोलते हैं भाई 3000 रुपये में पेपर, 1500 अभी दे, 1500 रिजल्ट आ जाए तो दे देना, ख़त्म। ये आपका चलता है। अरे भाई वैल्यू तुझे नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, सही है सर, वैल्यू के भाई आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, डिग्री सिर्फ चाहिए। अभी आपको दुबई में जॉब के लिए डिग्री आपको चाहिए, दुबई के अलावा कहाँ जॉब के लिए सर? USA के लिए, हो सकता है आगे जाके सऊदीया भी ये कर दे। यूरोप में भी डिग्री नहीं चाहिए, बोलते हैं तू क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ले, आजा। ठीक है सर, चलें कोई और सवाल मेरा बच्चा? नहीं तो नमाज का भी, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, आप लोग निमरा से रब्ता कर सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह 6 जुलाई को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।